अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में रूटीन की पॉलिटिकल डेवलपमेंट तो चल रही हैं। उनमें आज की नुमाया डेवलपमेंट ये थी कि यूसुफ गिलानी को जो कि सेनेटर हैं उनको आज सेनेट में अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये कोई ज़्यादा हैरानगी की बात नहीं है। सबको पता था कि एक गिरदारी सर पर भारी और सेनेटर यूसुफ गिलानी ने ही अपोजिशन लीडर बनना है। लेकिन आज कुछ इंटरनेशनल लेवल पर बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिनमें सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अफगान तालिबान ने अमेरिका के ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान कर दिया है। एक लेट नाइट स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ने दोहा एग्रीमेंट के तहत 1 मई की मुकर्ररा तारीख को अपनी अफवाज अफगानिस्तान से ना निकाली तो फिर वो अमेरिकन अफवाज के ख़िलाफ़ लड़ाई शुरू कर देंगे, जिहाद शुरू कर देंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, आज इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो बांग्लादेश के दौरे पर बांग्लादेश पहुंचे, जहां पर उनके पहुंचते साथ ही वहां पर राइट शुरू हो गए, वहां पर उनके ख़िलाफ़ मुजाहरे शुरू हो गए, जिसमें 4 लोग अपनी जानों से गए। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अफगानिस्तान में अफगान तालिबान ने जहाँ पर लग रहा था कि पुरअमन तरीके से अमेरिका वहाँ से पुल आउट कर जाएगा और एक पुरअमन तरीके से जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ेंगी, लेकिन अमेरिका वहाँ पर डिले कर रहा है, जिसकी वजह से अफगान तालिबान जो है, मेरा ख्याल है कि शायद वो ये समझ रहे हैं कि शायद अमेरिका वहाँ से जाना नहीं चाह रहा। तो इस वजह से आज उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। इन सारे इश्यूज़ पर आज बात करेंगे गुलाम बादशाह साहब से, सीनियर जर्नलिस्ट है, सीनियर तजज़ियाकार है और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के इश्यूज़ पर उनकी गहरी नज़र है। गुलाम बादशाह साहब, आज अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जनाब अगर अमेरिका 1 मई को दोहा एग्रीमेंट के तहत नहीं जाता तो वो अमेरिकी फ़ौज पर हमले शुरू कर देंगे। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखें बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि तालिबान ने सब्र किया उस टाइम तक जब तक अमेरिका की तरफ से ऑफिशियली ऐसा तासुर नहीं दिया गया कि 1 मई जो डेडलाइन थी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। कल रात को अमेरिका में दिन था, पाकिस्तान में रात थी। जो बाइडन ने अपनी पहली डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने, जब उनसे अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुमकिन दिखाई नहीं देता कि जो डेडलाइन दोहा एग्रीमेंट में तय पाई थी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से, उस पर अमल करते हुए अमेरिकन फोर्सेस जो हैं वो अफ़गानिस्तान से निकले। ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया और साथ उनसे पूछा गया कि आप कैसे इस जंग का ख़ात्मा जो 2 दिहाइयों से चल रही है इसका ख़ात्मा कैसे होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि अगले बरस अमेरिकन फोर्सेस वहाँ पे नहीं होंगी। यानी कि ये इस बात से क्लियर समझें कि जो बाइडन ने अपनी पॉलिसी पहली दफ़ा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्लियर कर दी कि 1 मई की डेडलाइन पर अमल दरामद मुमकिन नहीं है। जिसके बाद आज तालिबान की तरफ से ऑफिशियली कह दिया गया कि अगर 1 मई की डेडलाइन पर अमल दरामद नहीं होता तो दोबारा वो हमले शुरू कर देंगे नेटो फोर्सेस पे और अपने मुल्क से जो बैरूनी फोर्सेस हैं उनको निकालने के लिए कार्रवाइयाँ जो हैं, जो अब तक सीज़ फायर का एग्रीमेंट था उसको ख़त्म करते हुए मज़ीद आगे बढ़े। अच्छा गुलाम बादशाह साहब, अमेरिका ने दोहा एग्रीमेंट साइन किया तालिबान के साथ। तालिबान ये कहते हैं कि वो एक कंप्रीहेंसिव डील है, एक प्रॉपर डील है और उस पर अमल दरामद जो है तमाम फ्रीकों पर लाजमी है। अमेरिका और साथ पाकिस्तान के एम्बेसडर ने कल अमेरिका में एक स्टेटमेंट दिया कि अगर अमेरिका अपने फ़ौज को निकालने में डिले करना चाहता है तो फिर तालिबान से बात करे। ये जो बाइडन ने जो डिसीजन लिया कि जी ये जो पुल आउट है या अमेरिकी फ़ौज का वहाँ से जो निकालना है उसमें डिले भी आ सकता है, तो क्या ये तालिबान को कन्वे नहीं किया गया? क्या उनके साथ डायलॉग में बात नहीं की गई? क्या फ्री कैन को इत्मीनान में नहीं लिया? अच्छा बाबर साहब, मैं ये समझता हूँ कि जो बाइडन ने जो स्टेटमेंट दिया, अगर तालिबान को इत्मीनान में लेकर एग्रीमेंट को दोबारा से असर नो उसकी डेडलाइन जो थी वो एक्सटेंड की जाती तो फिर तालिबान ये स्टेटमेंट ना देते। क्योंकि पहले US स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से और सब जगह से यही कहा जा रहा था कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, और पाकिस्तान को कंसर्न यही था क्योंकि पाकिस्तान का मेन रोल है इसमें और पाकिस्तान को समझता था कि खित्ते में अमन के लिए अफगानिस्तान में पीस ज़रूरी है। और जो बाइडन ने जो स्टेटमेंट दिया, अगर वो ये स्टेटमेंट बाद में देते, पहले तालिबान लीडरशिप के साथ उनके सेक्रेटरी जो थे स्टेट सेक्रेटरी वो बातचीत करते और एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने के लिए उनको आमादा करते, तो शायद ये स्टेटमेंट हम ना देखते। दूसरी बात, जो अभी मॉस्को में समिट हुआ है
उसमें देखें, उसमें जो मुश्तरका एलामिया आया उसमें एक तो इस्लामिक एमिरेट्स की जो बात थी, तालिबान जो दावा करते थे, क्लेम करते थे कि ये होगा, उन्होंने उसको कहा कि ये मंजूर नहीं है। उसमें पाकिस्तान भी था, चीन भी था, कतर भी था, अमेरिका भी था, रशिया भी था, ये सब ममालिक थे। और तालिबान ने उसके ऊपर भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के पीस के लिए मिलकर काम करें सब लोग, और जितनी डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो भी मिलकर काम करें। सिर्फ रशीद दोस्तम के ऊपर, जनरल रशीद दोस्तम के ऊपर तालिबान ने मास्को में एतराज़ किया क्योंकि वो फ़ौजी यूनिफॉर्म में आ गए थे। और जब उन्होंने मुल्ला फजली तालिबान के जो बड़े लीडर हैं उनके कंधे के ऊपर आके हाथ रख के कहा कि कैसे हो पश्तो में, तो उन्होंने आगे से बोला कि मैं कातिल के साथ बात नहीं करता। और उसके बाद वो गर्मा गर्मी देखी, और अगले सेशन में जो सेकंड सेशन था उसमें तालिबान ने बड़ा क्लियर कर दिया कि अगर रशीद दोस्तम दोबारा आर्मी की यूनिफॉर्म में आते हैं या वो इस यूनिफॉर्म में खिताब करते हैं तो हम उसको इजाज़त नहीं देंगे, जिसके बाद वो गैर हाजिर रहे। मतलब ये कि तालिबान की ये बात को ऑन किया गया वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने। अच्छा शाह साहब, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, एक बड़ा अहम सवाल है कि अफगानिस्तान के इस पीस प्रोसेस में ये जो सीज़ फायर था इसमें पाकिस्तान का एक कलीदी अहम रोल था। अब अगर अमेरिका दोहा एग्रीमेंट पर अमल नहीं करता, जिस तरह से बाइडन ने कल रात स्टेटमेंट दे दिया, तो फिर वहाँ पर अगर उस खित्ते में अमन में कोई ख़राबी आती है तो पाकिस्तान का क्या रोल होगा उसमें। और सेकेंडली एक तरफ रशिया और चाइना भी इसमें स्टेक होल्डर हैं। अगर अमेरिका अपनी अफवाज को पुल आउट में डिले करता है तो आप क्या देख रहे हैं फ्यूचर? क्या यहाँ पर एक फिर दोबारा से खाना जंगी होने जा रही है, या फिर ये है कि जो स्टेक होल्डर हैं वो मामला को संभाल लेंगे? देखिए, पाकिस्तान ने पहले कोशिश की और तालिबान को टेबल टॉक पे पाकिस्तान ही लेके आया। अमेरिका ना चाहते हुए भी इसको मानता है। अमेरिका ने यही वजह थी कि कोशिश की कि इंडिया को किसी तरीके से स्टेक होल्डर बनाया जाए और मास्को समिट में उनको बुलाया जाए, लेकिन रशिया के थ्रू पाकिस्तान ने, चाइना रशिया के थ्रू इंडिया को वहाँ से माइनस किया। अब ये है स्प्रिंग का टाइम, और ये ऐसा टाइम होता है कि जिसमें तालिबान अपने अगले साल की प्लानिंग बताते हैं कि हमने मज़ीद तेज़ करनी है और अटैक्स करने हैं। मास्को में ये तालिबान से दरख्वास्त की गई कि आप ये बात ना करें और अगली कार्रवाइयाँ जो आप हैं उसको डिले कर दें, क्योंकि 1 मई का डेडलाइन है। तो तालिबान ने इसको ऑन किया। अब पीछे कौन हट रहा है? अमेरिका हट रहा है। अगर अमेरिका इससे पीछे हटता है और तालिबान को एतमाद में लिए बगैर हटता है तो बिलाशुबा इसके तालिबान जो हैं वो अपनी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करेंगे, और अगर रीजन डिस्टेबल होगा तो उसमें बहुत सारी कुव्वतें इन्वॉल्व हो जाती हैं। जैसे कि पाकिस्तान में जब हालात ख़राब होते हैं तो वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन भारत इस्तेमाल करता है। तो फिर जब हालात ख़राब होंगे तो उसमें ना सिर्फ अमेरिकन फोर्सेस पे अटैक होंगे बल्कि ये पाकिस्तान तक इसका इम्पैक्ट आएगा। और पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि पीस प्रोसेस जो है वो डीरेल हो। भारत अभी तक, आपको मैं उनका स्टेट मौक़िफ़ दे देता हूं कि भारत अभी तक तालिबान से बातचीत अमेरिका कर रहा है, सब कर रहे हैं, लेकिन भारत अभी तक उनको टेररिस्ट कहता है। भारत के मीडिया को देखें तो वो ये कहते हैं कि इनसे बातचीत होनी नहीं चाहिए। तो भारत को सबसे ज़्यादा तकलीफ है, और इसमें डिले आएगा तो सबसे ज़्यादा खुश भी भारत ही होगा। बिल्कुल शायद इसमें कोई शक नहीं है कि अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी बार बार ये कह चुके हैं कि पुरअमन अफगानिस्तान जो है पुरअमन पाकिस्तान की गारंटी है, और पाकिस्तान में इकोनॉमी उसी वक्त मजबूत होगी जब अफगानिस्तान में अमन आएगा। शायद यार दूसरी बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि मोदी आज बांग्लादेश के दौरे पर गए हैं, और जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उनके ख़िलाफ़ वहाँ पर शदीद मुजाहरे स्टार्ट हो गए, जिसमें 4 लोग जाँ पाक हो गए। दूसरी तरफ मोदी ने फिर हठ धर्मी से ये कहा है कि जब बांग्लादेश बना, जब पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा, तो वो उस वक़्त बांग्लादेश की सपोर्ट में जेल में गए। क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि उसने एक मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम किया और उसमें वो उस साजिश में वो शामिल था, इसको आप किस तरह से देखते हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको किस तरह से देखेगी? अच्छा बाबर साहब, पहली बात तो ये है कि ये बयान मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि मैंने जितनी स्टडी की है, हमारे यहाँ आपकी ये मेहरबानी है कि आपने ये टॉपिक लिया, क्योंकि हमारे मीडिया में इसको उस तरीके से कवर नहीं किया जा रहा जिस तरीके से करना चाहिए था। ये स्टेटमेंट राहत अंधोरी का शेर था। अगर मैं थोड़ा सा गलत कर दूँ तो माफ़ कर दीजिएगा कि सरहदों पर तनाव है क्या, लगता है चुनाव है क्या। अब रीज़न ये है कि इस दफ़ा सरहदों पे तनाव नहीं है, वहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है वेस्ट बंगाल के चुनाव को जहन में रखते हुए। ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी की नींद उड़ाई हुई है, और वेस्ट बंगाल में वोट बैंक इम्पैक्ट होता है बांग्लादेश के थ्रू, और वो चुनाव सर पे है। तो उन्होंने ये बात जताई है कि भाई मैं तो खुद
जेल में गया बांग्लादेश की आज़ादी के लिए। पहली बात, इतराफ़ पिछली दफ़ा वो कर चुके थे कि भारत की आर्मी लड़ी थी, आर्मी ने ये सारा प्लान किया था, ये तो इतराफ़ तो वार क्राइम का तो वो खुद कर चुके हैं। तीसरी बात, जब नरेंद्र मोदी ये कहते हैं ना कि मैं जेल में गया और फिर वो ये कहते हैं कि हमारे मामलात में दूसरे ममालिक मुदाखलत कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि आज के स्टेटमेंट के बाद वो दुनिया के वो लोग जो आंखें बंद करके सिर्फ बड़ी मार्केट का सोच के बैठे हुए हैं कि नरेंद्र मोदी से ये तो पूछें कि वो पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं थी कि जब वो वहाँ पे इस स्ट्रगल के बीच में इन्वॉल्व थे। और पिछला स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट मिला के देखें तो कश्मीर में अगर कश्मीर के रहने वाले लोग अपने हक के लिए लड़ते हैं तो वो टेररिस्ट है, और वो अगर उसके ऊपर कोई बाहर से आवाज़ उठाता है तो वो मुदाखलत है। और नरेंद्र मोदी अगर पाकिस्तान को दो लख्त करने के लिए किरदार अदा करता है और उसको ओपनली एक प्लेटफॉर्म पे जाके तस्लीम करता है तो वो उसकी बहादुरी है। अब भाई बात आपकी के फसादात, नरेंद्र मोदी ने जब ऐलान किया था बाबर साहब, तो एक हफ्ता हो गया कि वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे थे। शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट ने उनको उस तरीके से सीरियस नहीं लिया, और आज उसका रिज़ल्ट ये देखा कि ढाका की बैतुल मुकर्रम जो मदरसा था उसके अंदर बांग्लादेश की पुलिस दाखिल हुई और उन्होंने शेलिंग की, जिसका रिएक्शन ये हुआ कि पूरे बांग्लादेश में ये प्रोटेस्ट फैल गए। और चिटागांग में पुलिस की फायरिंग से 3 मदरसा के स्टूडेंट थे और एक प्रोटेस्टर दूसरा था, क्योंकि इसमें लेफ्टिस्ट भी थे प्रोटेस्ट में और इसमें राइटिस्ट जो मदरसे थे वो भी इन्वॉल्व थे, मुसलमान के लोग के जो नरेंद्र मोदी को कह रहे थे कि हम उसको वेलकम दें। तो वो 4 लोग उनकी मौत हुई, जो इंतहाई अफसोसनाक है। नरेंद्र मोदी ने मुख्तसरन वही किया है जो वो भारत में करता है, और वही उसके जाने से उसके कदम जैसे ही बांग्लादेश में रखे गए हैं तो वहाँ पे भी नहते लोगों का खून बहा। अच्छा शायद एक तरफ बांग्लादेश में मुजाहरे हो रहे हैं कि मोदी की जो वहाँ पर प्रो हिंदू पॉलिसी है उसके खिलाफ ऑब्वियसली उसको ही टारगेट किया जा रहा है, दूसरी तरफ भारतीय किसान वो हार मारने को तैयार नहीं है। आज पंजाब में उन्होंने सारा ट्रेन का सिस्टम जो था उसको बंद रखा और बहुत बड़े लेवल पे एक स्ट्राइक की, तो कब उनकी बात सुनी जाएगी और कब ये मसला हल होता देख रहे हैं? अच्छा, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है इस हवाले से कि किसानों ने अब 4 माह हो चुके हैं और बड़े लंबा प्रोटेस्ट चला है, सर्दी सख्त सर्दी उन्होंने गुजार ली वहाँ पे। अब आगे आने वाले दिनों में लाहौर और दिल्ली का टेम्परेचर आप मुवाजना कर सकते हैं, एक ही जैसा होता है, तो सख्त गर्मी भी पड़ेगी और वो वहीं पे टिके हुए हैं। नरेंद्र मोदी क्यों नहीं पीछे हट रहा? मैं ये समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी पीछे हट नहीं सकता। उसका रीज़न ये है कि अडानी और अंबानी जिनको इसने अपना एग्रीकल्चर सेक्टर दिया है, एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा प्राइवेटाइज करके उन दोनों की झोली में डाला है, जो उसके बुनियादी तौर पर उसके मेन स्पॉन्सर है। यस, ये उसकी इन्वेस्टर हैं। पूरी इलेक्शन कैंपेन उन्होंने चलाई है, ये पूरी चीज़ें। अब मुझे एक चीज़ बताएं कि पाकिस्तान में देखने वालों को मैं ये समझाता हूँ कि अगर यहाँ पे नवाज शरीफ या इमरान खान का कोई फाइनेंशियल होता है, वो उनको पूरी इलेक्शन कैंपेन चलाए और उसके बाद उससे इनकार किया जा सकता है, हर दौर में होता है। तो नरेंद्र मोदी पीछे नहीं हट सकता। अब इशू किधर जाता देख, मैं आपको बताता हूँ, किसान जहाँ तक बात है ना, किसानों ने ये फैसला कर लिया है कि वो भी पीछे नहीं हटेंगे। अब ये सिचुएशन बड़ी ख़तरनाक है। अब देखें 40-50 किसान मर चुके हैं इस पूरे इंसिडेंट में, और ये मूवमेंट जो है ना, ये कहीं ना कहीं हिट होके पंजाब में नफ़रत जो नरेंद्र मोदी की है उसको बढ़ा रही है। और इस मूवमेंट ने एक जो बेहतर काम किया है वो ये किया है कि जो हरियाणा और पंजाब का पानी के इशू के ऊपर क्लैश था और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए थे, उन दोनों को आपस में जोड़ दिया है। और वो दोनों किसान, जाट और सिख जो है, वो एक प्लेटफॉर्म पे हो गए हैं कि भाई नहीं, हम भाई हैं और हमारा असल दुश्मन नरेंद्र मोदी है। अब आने वाले दिनों में ये मूवमेंट मजीद तेज होगी और इसका इम्पैक्ट नरेंद्र मोदी जो हैं वो पंजाब में भी देखेंगे, और उसके बाद वो साथ उनके जो साथ वाला स्टेट है वहाँ पे भी देखेंगे, और बाकी स्टेट्स में भी, यूपी तक में उसका इम्पैक्ट आएगा। और बाद में इल्ज़ाम ये देंगे पाकिस्तान के ऊपर कि खालिस्तानी हैं और ये हैं वो हैं। पाकिस्तान ने अगर इतनी बड़ी जो वहाँ पे तादाद है 5 लाख किसान, अगर पाकिस्तान दिल्ली में बिठा सकता है तो फिर तो पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। लेकिन अपनी नाकामियाँ नहीं देखेंगे, अपनी कमियाँ नहीं देखेंगे, इल्ज़ाम वो पाकिस्तान पे बाद में देंगे, और इसका इम्पैक्ट बिलाशुबा मुझे 100% दिखाई देता है कि आने वाले मोदी के सियासी कैरियर पे बहुत बुरा पड़ने वाला है। शाह जी, एक आखिरी सवाल, वो आज फिर जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता इंतहाई स्लो बर्फ़ पिघल रही है, ताल्लुकात में जो कशीदगी थी वो बहुत गैर महसूस तरीके से कम हो रही है,
उसी कॉन्टीन्यूटी में आज ब्रिगेड कमांडर्स की LOC पर फ्लैग मीटिंग हुई है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं और ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं? देखिए, ब्रिगेड कमांडर्स ने फ्लैग मीटिंग की है रावला कोर्ट पे, ठीक है, और उसमें ये डिस्कस हुआ है कि जो सीज़ फायर के लिए एग्रीमेंट हुआ था और DGMOs की जो बात हुई थी उसमें जो उसका देखें कि उस पर कैसा अमल दरामद हो रहा है और आगे इसको कैसे बेहतर किया जाए। बड़ी डेवलपमेंट इस हवाले से है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में, मैंने आखिरी शो में आपके कहा था और मैं आज भी कायम हूँ कि 30 मार्च को बड़ी डेवलपमेंट होगी, 30 मार्च को मुलाकात होगी। अब एक दो चीज़ें मैं और बता देता हूँ। हाई कमीशन दोनों ममालिक के बीच में आने वाले दिनों में, अगले 20 से 22 दिन में दोनों ममालिक में हाई कमिश्नर की तैनाती का अमल हो सकता है। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान और भारत के लोगों को सबसे बड़ा पसंद है चीज़, क्रिकेट। अब ये मुश्किल है, लेकिन इसके बड़े ब्राइट चांसेस हो गए हैं कि न्यूट्रल प्लेस पर बाईलैटरल सीरीज़ हो। इस सिलसिला में जब परसों हमारे पास ऐसी कोई खबर आई तो मैंने खुद भारत में मुख्तलिफ जगहों पर रब्ता किया और उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि देखें, भारत भी चाहता है, BCCI और PCB भी चाहता है, और ICC की मीटिंग में नेक्स्ट जो होने वाली है आने चंद दिनों में, उसमें दोनों इसी बात पे बात करेंगे। लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा? उसके बाद प्रॉब्लम आएगा कि भारत की टीम अगर बायलैटरल कहीं पे भी खेलेगी, पाकिस्तान भारत छोड़ के किसी तीसरे मुल्क में भी खेलेगी, उसको NOC लेना पड़ेगा वहाँ की जो होम मिनिस्ट्री है उससे। तो वो कहते हैं जी उसमें ये आप ये छोड़ दें कि अभी फौरी होने वाली है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और मेरा ख्याल है, मैं अपने या आपके चैनल के देखने वालों को ये बता दूं कि 2021 में आखिर तक चाहे जाके हो, पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमें एक दूसरे के आमने सामने होंगी और ये बायलैटरल सीरीज़ होगी। बहुत शुक्रिया शाह साहब। नाज़रीन, अभी हम मुख्तलिफ इंटरनेशनल इश्यूज़ पर बात कर रहे थे, जिसमें अफ़गान तालिबान ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर उन्होंने अपनी अफवाज का 1 मई को विड्रॉल ना किया तो फिर वो दोबारा अटैक शुरू कर देंगे इंटरनेशनल फोर्सेस पर। दूसरी तरफ मोदी का दौरा है बांग्लादेश और वहाँ पर जो हंगामे फूट पड़े हैं उस पर भी गुलाम बादशाह साहब ने अपना तजिया दिया। और इसके साथ साथ जो इंडिया के अंदर सिख कम्युनिटी जो है, सिख किसान जो हैं वो जो स्ट्राइक पर हैं, वो अभी उनकी स्ट्राइक थम नहीं रही, वो हार मानने को तैयार नहीं है, उस पर भी गुलाम बादशाह साहब ने दिलचस्प तथा किया। और उसके साथ साथ उन्होंने जो ब्रिगेड कमांडर्स जो हैं उनकी LOC पर जो फ्लैग मीटिंग हुई है उस हवाले से भी अपना तजिया दिया। नाज़रीन, हमारे वीलॉग देखते रहिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।